डॉक्टर मानसी बल भार्गव जी हैं, आपका स्वागत है डॉक्टर मानसी। भाई मैं अभी भाई सार्वजनिक रूप से फिर से आपसे पिछली बार जब हम लोग टॉकथॉन कर रहे थे, समय के थोड़ी उस समय वो हो गया था। उस समय मैं पूरा तरह से जितना देना चाहिए था नहीं दे पाया था। आज की जो बात हो रही है वो हमारा ओवरऑल टॉपिक ये है कि जो अभी डेमोक्रेसी का मतलब है वो केवल चुनाव है, कि आप चुनाव जीतिए, चुनाव एंड इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद चुनाव। अब इसमें अलग-अलग विषय हम लोग सुबह से इस पे बात करते रहे हैं। अब जो जी। विषय पे बात कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम 40%, 40% महिला उम्मीदवार बनाएंगे। अब इसको बढ़ाने से इस घोषणा के बाद दूसरी पार्टी में भी प्रेशर आया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इससे क्या कांग्रेस का यूपी में फायदा होगा, आपको क्या लगता है? दूसरा, क्या महिला सच का थोड़ा नंबर्स बढ़ेंगे दूसरी पार्टीज में भी कैंडिडेट्स के? डॉक्टर मानसी प्लीज। थैंक यू आनंद जी एंड थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे पहले भी सुनने में अच्छा लग रहा था, जो बातें हो रही थी काफ़ी सारा रेजोनेट होता है। आपके दोनों सवाल का जवाब मैं एक एक करके लेती हूँ, पर उसके पहले मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि यूपी इज़ नॉट इज इक्वल टू इंडिया। ये मीडिया को सबसे पहले ये बातें बोलना बंद करना पड़ेगा। अगर यूपी इज़ इंडिया तो बहुत शर्म की बात है, क्योंकि UP is one of the not to be projected state as a representative of India। तो ये तो मैं करेक्शन हर मीडिया से कहना चाहूँगी करें। अब रही बात आपकी जो 40% वुमेन रिजर्वेशन इन इलेक्शन का जो डिक्लेरेशन हुआ है, आई विल वेलकम इट एज अ वुमेन, टू बी ऑनेस्ट। ना उसके पीछे जब हम जाते हैं कि 40% रिजर्वेशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वुमेन एंड हु वुमेन फ्रॉम वेयर वुमेन, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। डिक्लेरेशन तो बहुत कुछ करते हैं। अभी मैं 2 दिन पहले ही सुन रही थी कांग्रेस के ही प्रवक्ता जी को, डॉक्टर वल्लभ को, और वो कह रहे थे हम बच्चियों को स्कूटी देंगे और लैपटॉप देंगे और क्या क्या देंगे। आई थिंक आपका कहना सही है कि डेमोक्रेसी जो है आजकल सीमित हो गई है वोटिंग से। हमको इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया ने वोटिंग को एक टीवी सीरियल जैसा बना दिया है। पूरे समय देश में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं, तो मीडिया ने ही उसको बनाया है, हम जनता ने नहीं बनाया है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि इसको जो डेमोक्रेसी का जो मिस इंटरप्रिटेशन एंड इक्विवेलेंट टू इलेक्शन एंड वोटिंग, तो इलेक्शन तो आजकल हमारे यहाँ दशहरा दिवाली से ज़्यादा मनाया जा रहा है, तो मीडिया ही मना रही है। पूरे समय प्रोजेक्शन और प्रेडिक्शंस और पता नहीं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो ये तो बाहर आना पड़ेगा इससे हमको, और जनता को इससे बाहर लाने के लिए भी मीडिया को ही रोल निभाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरा प्रॉब्लम मीडिया से ही है कि इसको कैसे प्रोजेक्ट करती है 40% वुमेन रिजर्वेशन को। तो मैं तो वेलकम करूंगी इस डिक्लेरेशन को, बट मैं इसके अंदर जाना चाहूँगी कि इस डिक्लेरेशन में दिक्कत क्या है। मैंने मीडिया का बात इसलिए रखा क्योंकि आज नेशनल प्रेस डे भी है। तो मीडिया अगर अपना रोल जिम्मेदारी से निभाती तो हमारे डेमोक्रेसी का इतना बुरा हाल नहीं होता। तो मीडिया ने ही पॉलिटिक्स को बिगाड़ा है, लोगों को बनाया है और लोगों को बिगाड़ा भी है। मीडिया ने ही कांग्रेस को बर्बाद किया है और बीजेपी को बनाया है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं 40% वुमेन की बात करूं और 2017 का इलेक्शन में यूपी का देखूं, खाली यूपी को फोकस करके, तो उसमें भी उन्होंने कभी करीबन 10% तो डिक्लेयर किया था वुमेन कैंडिडेट्स जीत के आई हैं, और उनको असेंबली में लिया है, ऐसा मेरा एटलीस्ट मेरा रीडिंग तो यही कहता है। तो अगर एक पार्टी कांग्रेस अगर बोलती है कि 40% हम देंगे, तो बाकी पार्टियां भी तो नंबर बढ़ाएंगी। और हमको बिहार और वेस्ट बंगाल इलेक्शन से ये भी सीखने को मिलता है, इवन केरला से भी ये सीखने को मिलता है इलेक्शंस में, कि वुमेन परसेंटेज नॉट ओनली एज अ टिकट, as a representative, but women voting has also changed the results, has also impacted the result। तो ये हमको देखना पड़ेगा, विच इज अ पॉजिटिव साइन। 70-75 साल लग गए कि वुमेन के वोट मैटर कर रहे हैं। अब हम वुमेन पॉलिटिशियन भी मैटर करेंगी, अगर वो दिन आए तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि वुमेन लीडर्स आएंगी। पर मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे स्टेट्स में, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि ये पैन इंडिया ये प्रॉब्लम है।
तो जब हम वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ग्रास रूट पे जाके, नॉट इन द पॉलिटिकल फील्ड ग्रास रूट, बट मैं अपने सोशल इंजीनियरिंग और वाटर सेक्टर में जब मैं जाती हूँ तो मेरा एनकाउंटर लीडर से होता है। तो वहां पे जाके हम देखते हैं कि जो वुमेन इलेक्टेड है, इवन एट द सरपंच लेवल टू नेता लेवल, ऑल काइंड ऑफ नेता लेवल, मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि 70 to 80% तो प्रॉक्सी वुमेन लीडर्स हैं। मतलब दे आर स्पाउस ऑफ द मेल bastions, और दे आर बेसिकली द मास्क behind which a man is standing. सो या तो मदर है या वाइफ है या सिस्टर है या चाची है या वॉट एवर, यहाँ पे जाके रिस्क होता है, क्योंकि रिमोट तो कंट्रोल तो मैन ही चला रहा है। मैंने तो ऐसा भी देखा है ऑन द ग्राउंड कि पटिया और फोटो तक नहीं हटाया नेताजी ने अपना, और ऑन पेपर महिला है नेता, वहां से चुनी गई महिला है। तो ये चीज से हमको बचना पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी डिक्लेयर करती कि 40% हम वुमेन को देंगे सीट, दीजिए सीट, हारेंगी कोई बात नहीं। मेरा तो ये रहेगा, चैलेंज रहेगा टू अदर पार्टीज, लोकल पार्टीज भी, कि आप सब लोग 40% दीजिए। ठीक है, इस साल 80% प्रॉक्सी अगर महिलाएं आती हैं, उसमें से मुझे 2 महिलाएं तो मिलेंगी जो अपना लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगी, क्योंकि समाज में जो बदलाव है वो बहुत स्लो है। हम रातों रात तो चेंज नहीं कर सकते, और हम यूपी में चेंज की बात कर रहे हैं, वो भी महिलाओं के लिए, जहां गैंग रेप तो आए दिन होते हैं, और महिला से रिलेटेड नेता भी यही बोलते हैं कि 6 बजे के बाद घर से मत निकलिए। ऊपर से महिला जो वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट की जो लीडर्स हैं, वो खुद भी बोलती हैं कि 6 बजे के बाद पुलिस स्टेशन मत जाइए। तो हम कौन सी महिलाएं लाएंगे नेतागिरी के लिए? तो नेतागिरी के लिए तो वही महिलाएं आएंगी जिनके हस्बैंड ऑलरेडी पोस्ट में है, तो वो तो मास्क ही रहेंगी। तो इससे अच्छा तो हस्बैंड ही साड़ी पहन के निकल जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है, बिंदी लगा के। एक्चुअली वही होगा ज्यादातर में, पर फिर भी मैं इस डिक्लेरेशन को वेलकम करूंगी, क्योंकि कुछ चेंजेस तो होंगे। तो आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल टेक अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव। हाँ, फिर से मैं आपसे के पास आता हूँ, लेकिन मैं जरा एक क्लैरिफिकेशन नहीं कहूंगा, मैं एक थोड़ा एक चीज स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को ये नहीं कहा जाता है इम्पोर्टेंट, इसलिए कहा जा रहा है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन वेस्ट बंगाल का था। ऐसा लग रहा था कि अगर वेस्ट बंगाल में जो ये जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जा रहा था कि वो इट्स अ बैटल, और अगर वहां पे ममता बनर्जी जीती हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि आप पूरी स्टेट मशीनरी को लगा लीजिए, यूज अब्यूज जो भी कर लीजिए, लेकिन अगर जनता तैयार हो जाती है देन यू, तब ये सारी चीजें बेकार हो जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सेम वे ऐसा लगता है कि जो अभी अब आफ्टर बंगाल इलेक्शन और अभी तक के जो डेवलपमेंट्स देश में हुए हैं, वो नाम नहीं ले रहा, बहुत सी ऐसी चीज हुई है, उसमें ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन एक बड़ा उसका फैक्टर है। आज 1 साल होने को आ रहा है, हमारे देश में किसी को शर्म नहीं है, 700 किसान शहीद हो गए हैं। एब्सोल्युटली, नॉट अ वर्ड ऑफ कॉन्डोलेंस, एक शब्द सहानुभूति का, मतलब दूसरे के घर में, हमारे दुश्मन के घर में कुछ हो जाता है, हम उसके यहाँ जाके चले जाते हैं, हमने नहीं बोला है। उसके लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में एब्सोल्युटली की दाल गल गई जिसको हम कहते हैं, अगर किसान यहाँ हार गया तो एक बहुत कुछ एक साइकोलॉजिकल हार हो। किसान हारना नहीं चाहिए, आइडियली हारेगा तो नहीं, अगर फेयर इलेक्शन होता है तो। जी, मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए शायद जिसको कभी कभी लगेगा कि अनड्यू इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये माना जा रहा है कि लोकसभा से पहले, क्योंकि पूरी ताकत लगाने जा रहे हैं। अमित शाह आके ऑलरेडी कैंप कर रहे हैं, 50 रैली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री 50 रैली विधानसभा इलेक्शंस के लिए करेंगे। एक मतलब पूरा अमित शाह आके यही कैंप कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। अगर उनको इलेक्शन लड़ना है तो उससे इस्तीफा दें, संगठन में आ जाएं, टेक अ पोस्ट एंड कम। पर आपको मैंने इलेक्ट करके भेजा है, आप मेरे मंत्री हैं, आप मेरी कॉस्ट पे आप इलेक्शन रन कर रहे हैं। ये तो सवाल इलीगल है, ये तो इलेक्शन कमीशन को ये बात उठानी चाहिए। तो मुझे पहले भी ये सवाल था। जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये लार्जर क्वेश्चन है। मैं आपके पास एक चौधरी हरपाल सिंह साहब हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, मैं उससे ले लूं, वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद उनको जाना भी है। चौधरी साहब,
जी एक इम्पोर्टेंट अब आपसे, आप लोगों के लिए सतपाल मलिक साहब ने तो साफ साफ कहा है अपने, और वो भाजपा के राज्यपाल हैं, कि वेस्टर्न यूपी में भाजपा के किसी विधायक को घुसने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे, कि आप लोगों का जो आंदोलन इतना सक्सेसफुली चल रहा है, उसके पीछे आपके यहाँ की महिलाओं का एक बड़ा हाथ है। चाहे वो सिंध बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, महिलाएं जिस ढंग से संभाले हुए हैं, महिलाएं जिस ढंग से, आप लोग अगर वहां जा रहे हैं तो खेत संभाला है, घर संभाला हुआ है। चौधरी साहब, मैं ये जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप लोग बार बार एक चीज कह रहे हैं कि बीजेपी हराओ, लेकिन जिताओ किसको ये नहीं बोल रहे हैं। वेस्टर्न यूपी में 112 सीट में बीजेपी के पास 100 के पास सीट है। आपको, मैं चुनाव की थोड़ी बात आपसे कर लूं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इसमें से आधी सीट भी जीत पाएगी इस बार? वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं। नहीं, वेस्टर्न यूपी में एक चेंज हुआ, बहुत जबरदस्त चेंज हुआ है इस आंदोलन के बाद। कि इससे पहले इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं भी जिस कम्युनिटी से आता हूँ, जाट कम्युनिटी में आता हूँ मैं, और एक बड़ा फैक्टर वोट है हमारा पूरे वेस्टर्न यूपी 80 सीटों पर जाटों का भी, और बाकी गुर्जर हैं और बाकी जातियां हैं, वो जो किसान जातियां हैं पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर। पिछले चुनाव में काफी हद तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा कर लिया था, उनको अपनी फिर ले लिया था। लेकिन इस बार देखो, दो चीज है। अब प्रधानमंत्री 50 रैली करेंगे, आएंगे तो उनसे जवाब भी मांगे जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बागपत में एक सवाल, एक घोषणा की थी कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में हम आएंगे तो हर जिले के अंदर हम 1000 करोड़ का एक बनाएंगे कोष, चौधरी चरण सिंह के नाम पर। चौधरी चरण सिंह कोष बनेगा और जिले का विकास होगा। और ये भी कहा था प्रधानमंत्री ने आकर उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम सत्ता में जब आएंगे तो हम किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर कराएंगे, और नहीं हुआ तो हम ब्याज सहित भुगतान कराएंगे। ये बात प्रधानमंत्री ने किए थे। और ये भी कहा था प्रधानमंत्री ने पिछली बार कि हम सत्ता में जब आएंगे पूरा लोन माफ करेंगे आपका, और स्वामीनाथन रिपोर्ट का भाव भी देंगे हम। और प्रधानमंत्री बहुत सी बातें की थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि प्रधानमंत्री ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस बार जो गुस्सा है पूरे स्टेट के अंदर, प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयानबाजी की है और एक बेवकूफ समझा लोगों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री गैंग का बाबा रामदेव, वो कहां है बाबा रामदेव आज? वो गैंग लीडर प्रधानमंत्री का, और वो कहता था चुनाव में, किसानों बताओ आपको डीजल 35 चाहिए या 60? लोग कहते थे 35 चाहिए, तो बाबा बोलता था कि लाओ मोदी जी को। और जब बाबा ये दूसरा सवाल करता था, किसानों आपको पेट्रोल 40 चाहिए 60? क्योंकि जब 60 था, लोग कहते साहब 40, तो बुलाओ मोदी जी को। और यही बाबा कहता था उस टाइम हमारे बीच में आके कि 50 लाख करोड़ काला धन है हिंदुस्तान का विदेश के अंदर, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? लोग कहते आना चाहिए। तो बाबा बोलता था लाओ मोदी जी को, 100 दिन में आएगा और हर गांव को मिलेगा 200 करोड़, हर गांव पेरिस हांगकांग बनेगा, और हर किसान के खाते में आएंगे 15 लाख हर व्यक्ति खाते में आएंगे। ये बाबा कहता था, लाला कहता था। वो गैंग लीडर था इनका, बहुत बड़ा कैंपेन किया उस आदमी ने। और आज लोग यही पूछा जा रहे सवाल, अब वो पेट्रोल आज 105 रुपए लीटर है, वो डीजल 100 रुपए लीटर है आज, वो खाद आज 1600 रुपए है, और वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का। अब बाबा से सवाल करता है कोई, तो बाबा कहता है कि देश के लिए है। तो हम ये कहना चाहेंगे आज उस बाबा से, मोदी से, कि जो बाबा गाय का दूध हमारा 25 लीटर बिक रहा है, और बाबा अपना पेशाब बोतल में भर के गाय का पूरे हिंदुस्तान टीवी बैठ के 100 रुपये बेच रहा है, तो मोदी ने किसके लिए काम किया? बाबा के लिए, किसान के लिए काम किया। हमारा धान खरीद के बाबा 16 रुपए किलो 90 को चावल बेच रहा है, हमारा गेहूं खरीद के 12 रुपए किलो बाबा आटा बेच रहा है, 60 रुपए किलो बेच रहा है, हमारी सरसों खरीद रहा है 30 रुपए किलो, तेल बेच रहा है। तो जो बिल जो लाए मोदी जी, ये बिल जो आए हैं तीनों कानून, काले कानून, ये बाबा के लिए हैं, ये अडानी अंबानी के लिए हैं। तो अब इतना आसान नहीं है कि मोदी जो अमित शाह आएंगे और हिंदू मुस्लिम चला देंगे, लोग वोट दे देंगे। अब हर घर में लड़के पढ़े लिखे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, आपके चैनल देखते हैं सब लड़के, गांव गांव घर घर देखते हैं। अब इतना आसान नहीं है इनका। और किसानों की ज्यादा बात है वेस्टर्न यूपी के अंदर, वेस्टर्न यूपी में किसान तय कर चुका है, 4 साल से यूपी में गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया, 4 साल से। इस बार बढ़ाए 25 रुपए, हरियाणा में की सरकार है, 2560 रुपए गन्ने का रेट है, हमारे 350 रुपए केवल, पंजाब में 360 रुपए रेट है। यहाँ बिजली के बिल 22 रुपए हजार है, 22,000 रुपए साल है, हरियाणा में 2,500 रुपए 2,500 रुपए साल है।
तो अब यहाँ एमएसपी पे खरीद हुई है इस बार हमारी मात्र 10%, समझ लो आप, गेहूं की, धान की, बाजरा की। तो बर्धन जी अब सब समझ रहे लोग, ये मुद्दा इनका चल गया। हमारे एक मिसाल है गांव में, कांट की गाड़ी एक बार चलती है, इनका राम मंदिर चल लिया, इनका 70 में चल लिया, 70 और भाग चला झारखंड में जाके, नहीं चला ना, 70 और बंगाल में चला, नहीं चला। अब आप निश्चित समझ लो, आप चाहे पश्चिम का किसान हो, चाहे पूर्व किसान हो, चाहे मध्य का किसान हो, किसान तय कर चुके इस बार अगर किसान बचाना है। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, तीनों कार्य कानून नहीं माने, वापिस नहीं किए, एमएसपी गारंटी नहीं दी, तो हम आप साफ करें, हमारा नारा होगा मोदी हटाओ गांव बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। सीधा नारा गांव गांव का नारा होगा भी ये, क्योंकि मोदी का नाम का मतलब है हमारे गांव में मोदी किसान विरोधी। आप देखिए एक एक करके, आप पूरे 60 साल से किसानों को मिलती थी बोनस हमारी फसलों पे। जब मोदी 14 आए, पहला काम मोदी ने किया कि बोनस समाप्त किया, पहला काम किया। मोदी ने वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आधार पर रेट देंगे आपको, पार्लियामेंट में लगा दिया, एफिडेविट लगा कोर्ट में कि नहीं दे सकते हम। और मोदी जी के आने के बाद जो हमारी दशा हुई है, इन्होंने वादा किया था 2022 में हमने दूनी करेंगे हम, आज आमने ही नहीं रही हमारी कोई भी। आज धान बिक रहा 2212 का रेट है, आज एमएसपी 12 मंडी 1200 बिक रहा है, 1100 ज्वार बिक रही है। मोदी जी ये चाहते हैं इस हिंदुस्तान के गांव के लोगों को इतना गरीब बनाओ कि 5 किलो अनाज जब गरीब घर भेजा जाएगा, अनाज की कीमत 90 रुपए 5 किलो की, और मोदी का थैला 150 रुपए का थैला बनवा के स्पेशल, और छाप लगा के मोदी की फोटो भी लगा के, और गांव भेजा रहा है। आप देखिए आप कितनी बेशर्मी हो गई इनकी। 5 किलो अनाज, और उसको कौन दे रहा है? उसके लिए महफिल सजाई जा रही है, मंत्री जा रहे हैं, वो दे रहे हैं 5 किलो अनाज किसान के लिए, लोग भीख दे रहे हैं हमें ये। तो मोदी वो नाम भारत का आज जो ये चाहता है हिंदुस्तान के लोग इतना गरीब बनाओ कि मोदी अगर 5 किलो अनाज दे तो ऐसा लगे भगवान दे रहा है आके। सब जानते इस बात को लेकर। हमारी जेब से 10,000 रुपए महीने निकाल के तमाम पेट्रोल पे, डीजल पे, फसलों के रेट ना देके, और 2,000 रुपए खाते में भिजवा रहे हैं कि लो तुम्हारा मैं दे रहा हूँ, तो सम्मान निधि दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं 2,000 रुपए का। ये किसान बर्बाद हो चुका है, गाँव की बर्बाद हो चुकी है, लोगों की स्थिति खराब हो गई है। आज ये कितने हिंदू चला, कितने अमित शाह है या मोदी है, अब की बार कोई मेहनत करने वाला नहीं इनका। आप गांव में आकर देखो हालात क्या है। आप गांव में देखिए, आप गन्ने का रेट 350 रुपए है, और 200 का गन्ना बिक रहा है सड़कों किसानों का। धान पड़ा है मंडियों में, धान बर्बाद हो गया। मोदी ने क्या करा, 22,000 करोड़ रुपए हमारे खातों से हमसे बिना पूछे बीमा के नाम पे निकाल लिए, किसान बीमा के नाम पे, फसल बीमा के नाम पे। एक पैसा किसी को नहीं मिला आज तक। मोदी जी ने तमाम बेरोजगार लड़के जो हिंदुस्तान के बेरोजगार थे, उनसे फार्म भरवाए नौकरियों के, कि फार्म में नौकरी मिलेगी, किसी को नौकरी नहीं मिली। और 9,000 करोड़ रुपए मुझे रिपोर्ट से मिली है, 9,000 करोड़ रुपए बच्चों से फार्म भरवा के कमा लिए, लूट लिया। मोदी ने 18 करोड़ या 50 करोड़ सिलेंडर घर घर बंटवाए, और वो सिलेंडर बंटवाए घर रेट बढ़ा दिया 1,000 रुपए सिलेंडर का। सिलेंडर घरों में पड़े, कोने पड़े हैं। महिला हमारी अब भी रोटी बना रही है, उस पर बना रही चूल्हे पे। मोदी ने बैंक में खाते खुलवाए 18 करोड़, और उसके बाद कह दिया 500 रुपए डालो बैंक में, जब खाता चलेगा 8-9 हजार करोड़ रुपए उनके गरीबों निकाल के मोदी जेब से ले गया। और वो बाबा रामदेव बोलते थे कि बताओ भाइयों, 50 लाख करोड़ है विदेश में, 50 लाख करोड़ आना चाहिए नहीं आना चाहिए? लोग कहते हाँ साहब आना चाहिए, लगाओ मोदी पर मोहर, आएगा 100 दिन में आएगा वापिस। और जब वापिस आएगा हर गांव को 200 करोड़ मिलेगा, हर गांव पेरिस बनेगा, हर के खाते 15 लाख जाएंगे। वो आया तो एक पैसा नहीं, और उल्टा अखबार में क्या आया, नोटबंदी कर दी। नोटबंदी करके आपने नोटबंदी की, और हमारी महिला जो गांव में रह गई बेचारी, कोई 100 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 1,000 रुपया जेब में रखे कर रही, अपने बटुए में रखे कर रही, चूल्ही में दाब कर रखे कर रही। घर पे कोई दिक्कत आएगी, बीमार होगा, पति पे पैसा ना निकाल के दे दी बेचारी को। इस मोदी ने उनकी गांठा खुलवा ली है नोटबंदी करके, सब पैसा बैंक में ले गए। और बैंक में ले गए, अखबार में हेडलाइन, नीरव मोदी 16,000 रुपये गायब, पूरी मोदी 7 गायब, और मेहुल चौकसी 14,000 करोड़ रुपए गायब। आराम से बैठे उद्योगपति विदेशों में, और सब गुजराती मोदी जी के दोस्त 1,90,000 करोड़ रुपए उल्टा और ले गए देश से भगा के। तो ये देश सब जानना है, रिजर्व बैंक से इन्होंने फंड निकाल लिया 1,90,000 करोड़ रुपए, इन्होंने रिजर्व बैंक से फंड निकाल लिया, इन्होंने छोड़ा किसे? और सुनो आप, कौन नहीं जानता इस बात को? आज बच्चों से जानता है।
कि लॉकडाउन जो हो रहा था ऑक्सीजन के लिए, आप हालत देखते गाँव में क्या थी, यहाँ तड़प रहे थे लोग, तड़प रहे, ऑक्सीजन नहीं मिली किसी को बेचारे गरीब को। और मोदी महल बन गया दिल्ली में, मोदी महल बन गया 22 करोड़ रुपए का। और जब पिछली बार लॉकडाउन लगा तब लोगों को 1,000 किलोमीटर गांव के लोग जो बिहार के यूपी के सही पैदल जा रहे थे, उनके बच्चों गन्नों बच्चे थे उनके, बुढ़िया हमारी 90 साल की बुजुर्ग महिला माता 1,000 पैदल जा रही थी। और मोदी जी अपने केयर फंड में कंपनी से पैसा इकट्ठा करा रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे। और उस वक्त में 9,000 करोड़ के हवाई जहाज में एक गरीब देश का प्रधानमंत्री जहां रोटी को लाले बढ़ रहे लोगों के लिए, और 9,000 के हवाई जहाज उड़ता है विदेशों में जाके, ये प्रधानमंत्री है। तब पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी समाप्त कर दी आदमी ने। आप सभी लोग साफ करें, हमारा दर्द बोल ले आए किसानों का। हालात देखिए गांव में आके आप, आज मुद्दा मामूली नहीं है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो जिस तरीके से मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने झूठ बोला है, साथ दुनिया के पहले मंत्री झूठ के पर्दे फाड़ दिए तो सब। अगर झूठ भी सामने से आएगा और मोदी जा रहे होंगे तो वो बच जाएगा कि मुझसे बड़ा झूठा रहा, बच जाए यहाँ से। तुम ये हालात मोदी जी कर दी भारत की। आज बोलना पड़ा, हर किसी बोलना पड़ा, मैं बता रहा। मैं भाजपा को नहीं कह रहा, भाजपा में अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी भाजपा के अंदर हैं। भाजपा है कहाँ आज? भाजपा कहाँ है आज? भाजपा मोदी और अमित शाह की कंपनी बन चुकी है भारत के अंदर। अब हिम्मत नहीं, आज वोटिंग करा लो, आप आज आप वोटिंग करा लो। तीनों बिलों को लेकर, एमएसपी को लेकर 70% भाजपा के लिए वोट डालेंगे फेवर में। हिम्मत नहीं किसी बोलचाल बोल जाए, कोई हिम्मत नहीं किसी भाजपा वाले का बोल जाए। कहते हैं हम तो बेचारे वो आके, हम तो रोते हैं, वो बोले हम क्या करें साहब, प्रधानमंत्री हमारा उल्टा काम कर रहा है, हमारी मजबूरी है। बेचारे कहते हैं वो लोग। ये तो भाजपा नहीं, पूरा देश कैप्चर कर लिया इन्होंने, 2-3 लोगों ने पूरा देश कैप्चर कर लिया। अब आप देखिए क्या स्थिति है। वो बंबई की हीरोइन, आप देखिए, उसको पदम वो दे दिया उपहार, वो कहती है आजादी 14 बार मिली है, आजादी 14 बार मिली है। तमाम क्रांतिकारी भारत के, हिंदुस्तान के, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उनकी कुर्बानी बर्बाद कर दी। एक आके कह रही है 14 बाद आजादी मिली है। अरे 14 बाद तुझे मिली होगी आजादी? तू पैदा नहीं हुई जब आजादी लड़ी जा रही थी, तेरे आका नहीं पैदा हुए थे मोदी जो लड़ी लड़ी आजादी की, मोदी नहीं पैदा हुए थे लड़ी आजादी लड़ी। अब इस तरह भाषा बोलते हैं लोग, आतंक कहां को देश के अंदर पूरी तरीके से। अब हिंदुस्तान को समझ चुके हैं वर्धन जी, जंग होगी। और वेस्टर्न यूपी में आप निश्चिंत रहो, पश्चिमी यूपी हो, मध्य यूपी, पूरी यूपी हो, अब क्या इन्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा जो हिंदू मुस्लिम का जो टूल है ना, हथियार, ये कुंद हो जाएगा अब की बार। इसको निकाल के बाहर कर दिया लोगों ने। अब बता रहा हूँ आपसे बात। चौधरी साहब, एक तो किसान आप हैं, और सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा कि जो आप लोग ट्रेडिशनली वेस्टर्न यूपी में अलग अलग वोट करते हैं, आप लोग एक साथ आ गए हैं, और जो वो हथियार बिल्कुल एक साथ आ गए सब लोग इस देश, बिल्कुल हथियार कुंद होगा जी जी, सिर्फ ये हथियार कुंद। जी जी जी, मैं आगे डॉक्टर संदीप पांडे को भी जरा चर्चा में ले लूं जल्दी से। डॉक्टर साहब, एक बहुत जल्दी से, क्योंकि चौधरी साहब थोड़ा भावुक हो गए थे, और वो चूंकि वहां धरने पे बैठे हुए हैं, और बात भावुक होना ठीक बात भी है, किसान के साथ जो व्यवहार हो रहा है। डॉक्टर संदीप पांडे, ये बताइए, जो 40% वाला एक कांग्रेस की तरफ से आया है, इससे दूसरी पार्टी के भी ऊपर प्रेशर पड़ रहा है? और संदीप पांडे जी, आनंद जी, बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी मांग है महिलाओं के आरक्षण की। 30%, 33% की बात होती है, उस पे भी सहमति नहीं बन रही है। मैंने जब अपने गांव की एक दलित महिला साथी से बोला कि आनंद वर्धन जी एक करा रहे हैं इस पे चर्चा कि महिलाओं को 40% आरक्षण का जो कांग्रेस ने घोषणा की है उस पे चर्चा है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि 40% क्यों, हमें तो 50% चाहिए। तो और हमारी सोशलिस्ट पार्टी तो कहती है कि भाई 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी आधी है। और आप अगर देखें पंचायत चुनाव में, तो आरक्षण तो जैसे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33% है, लेकिन जो चुन के आती हैं महिलाएं वो 33 से ज्यादा आती हैं। तो एक तरफ जो मानसी कह रही है बात की, वो बात सही है कि वो किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बहू चुन के आ जाती हैं, लेकिन उसी में से लोग निकलते भी हैं। और मैं आपको एक
मैं आपको एक हमारे काम की एक अनोखी घटना सुनाना चाहूंगा। 2006 में हम हरदोई में मनरेगा का सोशल ऑडिट कर रहे थे और हमारी टीम भरावन ब्लॉक के और संडीला ब्लॉक के एक एक गांव में जा रही थी। एक गांव में जब हमारी 10 लोगों की टीम पहुंची, पूछा गया प्रधान कौन है, तो एक ओबीसी महिला का घर दिखाया गया। मंडोली गांव का नाम है। तो वहां पे वो झाड़ू लगा रही थी अपने घर के बाहर। तो उससे पूछा गया कि आप प्रधान है? बोली प्रधान तो नाम के हैं, हमारे पास सिर्फ मोहर है। वो जो यहाँ के जो ठाकुर साहब हैं, अशोक सिंह जी, जो पहले प्रधान थे, वो आते हैं, जब हमसे कहते हैं, जहां कहते हैं मैं साइन कर देती हूँ, मोहर लगा देती हूँ। तो फिर अशोक सिंह जी को पकड़ा गया। तो वाकई में सारे दस्तावेज सब कुछ उन्हीं के पास थे और वही मीटिंग भी अटेंड करते थे। ये तो महिला उनके परिवार की भी महिला नहीं थी। उसके बाद दूरदर्शन की टीम आई और 5 मिनट का उन्होंने एक कवरेज किया हमारे पूरे सोशल ऑडिट का। उसमें उन्होंने आधा मिनट ये दिखा दिया कि एक गांव में एक जो जमींदार साहब हैं, जो पहले प्रधान थे, वो अभी भी प्रधानी चला रहे हैं और असली में प्रधान एक ओबीसी महिला है। और जैसे ही ये खबर चली दूरदर्शन पे, तो अशोक सिंह जी को फोन आने लगे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। उनके दोस्तों के फोन आने लगे और उसके बाद वो जमींदार साहब सारे दस्तावेज लेके गए उस महिला के पास और उससे कहा कि भाई ये तुम रखो, तुम हमारी क्यों बदनामी करा रही हो, हमें कोई शौक थोड़े ना है प्रधानी चलाने का। तो धीरे धीरे सशक्तिकरण हो रहा है और जो ये इस तरह की मानसिकता है वो बदल रही है। एक बार मुझे एक ग्राम पंचायत में बुलाया गया पंचायत चुनाव के प्रचार के लिए। मीटिंग हो रही थी, तब तक पीछे से किसी ने आके कहा कि ये महिला सीट है और वहां सारे पुरुष मौजूद थे। तो मैंने कहा कैंडिडेट कौन है? एक आदमी ने हाथ उठाया, बोला मैं हूँ। मैंने कहा तुम कैसे हो सकते हो, ये तो महिला सीट है। बोला हाँ हाँ मेरी पत्नी है ना। तो मैंने कहा देखो, जब तक वो नहीं निकलेगी, जब तक भले ही घूंघट में निकले और जब तक वो दरवाजे दरवाजे नहीं जाएगी वोट मांगने, हम प्रचार नहीं करेंगे, हम वापस जा रहे हैं। एक दूसरे गांव में एक महोदय ने अपनी फोटो बड़ी लगा रखी थी और पत्नी की छोटी सी लगा रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, और हमें प्रचार के लिए ले गए। हमने कहा ये बताओ, अगर तुम्हारी पत्नी अगर तुम चुनाव लड़ रहे होते तो क्या तुम अपनी पत्नी की फोटो लगाते? बोले नहीं, तब तो नहीं लगाते। तो हमने कहा तुमने इसमें क्यों लगा रखी है और अपनी बड़ी लगा रखी है? तो पहले ये पोस्टर फिर से छपवाओ, उसके बाद में आऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोच धीरे धीरे बदल रही है। अभी ताजा घटना आपको बताऊं, हमारी एक साथी काम करती थी पहले, अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बन गई है और उसका 3 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, जिसमें ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भी शामिल है और एक पत्रकार है और एक दलाल है। अब वो जब एफआईआर कराने की बात आई तो आप समझिए कि क्षेत्र के जितने प्रभावशाली लोग हैं सब एक हो गए और सब ये कहने लगे कि ये एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ समझौता करा दीजिए। लेकिन अंत और हमसे ये कहा जाने लगा कि पूरा क्षेत्र विरोध कर रहा है। तो मैं मन ही मन सोचने लगा, केवल लोग विरोध कर रहे हैं, वो जो इनके साथ लोग हैं, जो प्रभावशाली लोगों के साथ। लेकिन अगर आधी महिलाओं से पूछा जाए क्षेत्र की, तो कोई भी महिला ये नहीं कहेगी कि जिस महिला का सामूहिक बलात्कार हुआ है उसे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना चाहिए। अंत में जाके हम लोगों ने वो एफआईआर कराई। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है तीनों की, लेकिन एफआईआर हो गई है और ये एक संदेश गया है कि कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ इस तरह से नहीं कर सकता मनमानी, और इन चीजों को अब ढकना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा संदेश कांग्रेस दे रही है। हमारी सिर्फ शिकायत यह है कि 40 की जगह उसको 50% कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सुप्रिया जी को ले आ रहा हूँ उसमें चर्चा में। मानसी जी, फिर आपके पास आ रहा हूँ। सुप्रिया, ये जो 2 चीजें इस समय आपसे, क्योंकि लेट आई हैं आप, 2 प्रश्न एक साथ ही पूछ ले रहा हूँ। एक तो हमारे एक ऑडियंस से एक क्वेश्चन आया है, if Priyanka Gandhi is serious about women reservation, she should secure 40% seats for every state in which Congress is contesting. एक तो उनका ये है सुझाव। दूसरा ये है कि इसमें सबने ये कहा कि भाई अच्छा वेलकम स्टेप है, दूसरे पार्टियों के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन 40% उम्मीदवार के अलावा क्या योजना है? क्योंकि
ये तो इन टोटलिटी की बात है ना, वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, उनके प्रोटेक्शन की कह लीजिए। सिर्फ 40% उम्मीदवार के अलावा भी तो कुछ महिलाओं के बारे में सोचना होगा। उस पे क्या है, दोनों प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा साथ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं माफी चाहती हूँ लेट आने के लिए। एक इमरजेंसी में शो आ गया था। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 40%, और मैं संदीप पांडे जी की बात से मुझसे ज्यादा शायद प्रियंका गांधी जी सहमत थी कि हमें 50% देना चाहिए था। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, आप समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, और समन्वय बनाने में ये वाला बंदिश भी टूटेगी संदीप जी, अगर वो भी हो और वो सुन सके, ये बंदिश भी टूटेगी। 40 से 50% ये जरूर होगा, लेकिन शुरुआत 40 से हुई है अभी, क्योंकि इस पे समन्वय बन पाया था। और मुझे ऐसा लगता है किसी चीज को थोपने के बजाय लोगों को अपने साथ लेके चलने में ही समझदारी होती है, और उसी से एक्सेप्टेंस होती है। तो 50% करना चाहती थी, 50% हमारा भी मन था, लेकिन बाकी जो नेतागण थे, जो पुरुष नेता थे, जिनको लग रहा है कि उनकी राजनीति खत्म होने जा रही है, वो 40% पर उनको मनाया जा सका और समन्वय बनाने में 40% लगे। मुझे ऐसा लगता है इसका रिजल्ट देखकर अपने आप 50% आगे चल के होगा। मैं क्योंकि टीवी डिबेट्स करती हूं और बहुत सारे भाजपा नेताओं को व्यक्तिगत तौर पे भी जानती हूं, बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है। ऑफ द रिकॉर्ड जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं बहुत साहसी कदम आप लोगों ने उठाया, और एक राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में 75 साल बाद आजादी की ये सुगबुगाहट होनी जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जबानी जमा खर्च नहीं है। अगर आप पंचायत लेवल पर देखिए तो वहां पर कभी 30 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और क्योंकि वहां पर अफर्मेटिव एक्शन हुआ, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन फॉर वुमेन हुआ 1/3, हमारे पास एक पाइपलाइन में 10 लाख इलेक्टेड वुमेन है। हाँ, उसमें से कुछ प्रधानपति की तरह भी अपना कर्तव्य निभाती हैं या निभा नहीं पाती हैं, लेकिन बहुत सशक्तिकरण उससे हुआ है ग्राउंड पर। तो अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है, और इसीलिए मैं पुरजोर समर्थक हूं सदन में और असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन की, क्योंकि ये होना चाहिए। क्यों नहीं होगा, ये होना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट एक्सपेक्ट करती हूं कि भाजपा के पास, जिसके पास प्लेन मेजोरिटी है सदन में, दोनों हाउसेज में इस समय, उनको बिल्कुल ये करना चाहिए। ये वो कर सकते हैं इसमें, और ये शायद लिटमस टेस्ट होगा उनकी प्रतिबद्धता का महिला सशक्तिकरण के लिए। तो मुझे लगता है ये साहसिक कदम था, ये ऐतिहासिक कदम था, ये देश की राजनीति जरूर बदलेगा। और कई बार जब कोई बहुत बड़ी चीज होती तो उस समय शायद नहीं पता चलता, लेकिन मुझे लगता है आज से 20-25 साल बाद जब हम राजनीति में एक नए आगाज और एक नए मोड़ को देखेंगे तो ये दिन जरूर याद रखा जाएगा। इट नीडेड अ लॉट ऑफ करेज। आई ऑल्सो फील बहुत सारे नेताओं में शायद ये करेज नहीं होता, लेकिन आपने जो बात करी बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ महिलाओं को चुनाव लड़ाने तक सीमित नहीं है, और ये भी मैं मानती हूं कि ये सारी महिला शायद विधायक नहीं बन जाएंगी, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप में से बहुत, इनमें से बहुत महिलाएं लीडर बनेंगी। इनका प्रभाव बढ़ेगा अपने क्षेत्रों में, वो वहां की पुलिस और थाना और डीएम से बात करने की हैसियत में आ जाएंगी, और इसी से देश सुरक्षित होगा। मुझे ऐसा लगता है जितनी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं मेन स्ट्रीम पॉलिसी में आएंगी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगी, उतनी शायद हमारी राजनीति जो अभी बहुत पुरुष प्रधान, बहुत अग्रेसिव, बहुत नाराजगी की राजनीति है, शायद थोड़ी संवेदनशील, शायद थोड़ी सहृदयता होगी, क्योंकि ये क्वालिटी महिलाओं में अपने आप होती है। मुझे लगता है जिस तरह के जघन्य अपराध सामने आते हैं वो कम होंगे अगर महिला नीति निर्धारण करेंगी। जहां तक आपने बात कही बिल्कुल सही है, बात खत्म नहीं होती है 40% महिलाओं को टिकट देने से, वहां से बात शुरू होती है। और इसीलिए क्योंकि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और कांग्रेस की बात यहां पे कर रही हूं, हम लोग कुछ और भी कदम उठा रहे हैं। उसमें से हमारा एक बहुत बड़ा कदम ये भी है कि जो संविदा पर या जो ठेके पर, जो कॉन्ट्रैक्ट पर आजकल रखने का एक प्रचलन है, जिससे कि लोगों के मन में हमेशा आशंका रहती है, जब उसका नियमितीकरण हो, उसके अलावा जो सरकारी पदों पर जो नए पद हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो 20 लाख नौकरियों की बात हो रही है, उसमें 40% सीटें महिलाओं से भरे, प्रेजेंट रिजर्वेशन के तत्वावधान में, बिना उस रिजर्वेशन को डिस्टॉर्ट किए, बिना उसको डिफरेंशिएट करे, उन रिजर्वेशंस के मापदंड में महिलाओं के लिए 40% भागीदारी हो। हम लोगों ने एक सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब हम लोगों ने ग्राउंड पर बात करी, और मैं क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी में थी और हम हर मंडल में गए थे,
वहां पर बहुत सारी यंग लड़कियों ने कहा कि अगर एक स्मार्टफोन और स्कूटी की बात करी लड़कियों ने, सुनने में शायद मेट्रोज में ये बहुत हमें छोटा लगता है, स्कूटी से क्या हो जाएगा। और जहां पर भी हम गए लोगों ने कहा कि हमारी बेटी अगर देर से आती है तो हमेशा टिकटिकी लगी रहती है कि भाई पता नहीं कहाँ है बेटी। बेटियों ने कहा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, कई बार लोग छूने छाने की कोशिश करते हैं, एक अजीब सी आशंका रहती है। तो शायद जिस चीज को हम बहुत बड़ा नहीं समझ रहे हैं वो उस वर्ग के लिए बड़ी चीज है। तो हम लोगों ने स्कूटी और स्मार्टफोन की बात करी है, 40% नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी की बात करी है। दिल्ली सरकार ने, और मैं बहुत गहरे मतभेद रखती हूं आम आदमी पार्टी से, लेकिन दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त करी थी और उससे काफी लाभ मिला महिलाओं को। हम भी वो करने की कोशिश करेंगे। हमने अपने महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञा बोली है उसमें से एक प्रतिज्ञा ये है कि हम आपके लिए महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे विमेन मैनिफेस्टो में अभी आएंगी। शायद मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे ना कर सकूं अभी, लेकिन हमने महिलाओं को सिर्फ एक आधी आबादी का एक ब्लॉक नहीं देखा है और किसी को भी नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है उस आधी आबादी में भी आपकी अर्बन महिलाएं हैं, आपकी रूरल महिलाएं हैं, आपकी महिलाएं कुछ हैं जो आज अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमारे समाज में पिछले 5-6 सालों में हुआ है, जिन लड़कियों के साथ आज अपराध हो रहा है वो चुपचाप ससक के सहना नहीं चाहती हैं। उनको लगता है कि कानून है, उनको लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, और क्योंकि वो न्याय की गुहार लगाती हैं इसलिए शायद उनके साथ और बर्बरता करी जाती है कि कहीं ये इनको न्याय मिल ना जाए, और न्याय मिलने का मतलब होगा लोगों को सजा मिलना। तो महिलाओं में भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग वर्ग हैं, और हर वर्ग के लिए कुछ सोचा जा रहा है। वर्किंग वुमेन अर्बन एरियाज में अलग है, जिन औरतों को मजबूरन कमाना पड़ता है रूरल एरियाज में उनकी अलग दिक्कतें हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स जैसे एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग इसको बोलते थे कि इससे बहुत बदनामी हो जाती है, कई बार ये गलत तरीके से यूज होता है, लेकिन ये एक रियलिटी है। जब बहराइच से और गोरखपुर से और लखीमपुर से, छोटे छोटे शहरों से लड़कियां लखनऊ आती है, और हम जहां पे रहते हैं लखनऊ में, हमारा जहां पे घर है, लड़कियां नर्सेस ट्रेनिंग के लिए बहुत आती थी। उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बहुत कमी थी, सेफ वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की। तो महिलाओं का भी एक ब्लॉक नहीं है, महिलाओं की भी अलग अलग जरूरतें। गृहिणियों के लिए आज अगर पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम सबसे ज्यादा है तो इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव महिलाओं पर ही पड़ रहा है। इसीलिए हमने कहा कि 3 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त देने चाहिए महिलाओं को, क्योंकि ये कहना कि लोग आज चूल्हा नहीं फूक रहे हैं गलत है। आज महिलाएं वापस चूल्हा फूक रही हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस ही क्यों नहीं, ये कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी, आज महिलाओं के बारे में बात करना जरूरी है। मतलब हम आज 2021 में आधी आबादी के लिए बात नहीं करेंगे तो किसका वेट कर रहे हैं, कब बात करेंगे हम। जी, मैं विजय भाई साहब आपके पास आता हूं। उससे पहले डॉक्टर मानसी, आपसे मेरे 2 प्रश्न हैं, छोटे छोटे दोनों प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि एक उत्तर प्रदेश में एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश में क्या बना, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाइए जिससे इस राम जन्मभूमि मंदिर की का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल हो। ट्रस्ट ठीक है, सरकार ट्रस्ट बना रही थी, बहुत अच्छे लोगों को रख रही थी, 15 लोगों को रखा, एक भी महिला नहीं, एक भी महिला। तो मैं पहला मेरा प्रश्न यह है कि क्या महिला इस लायक नहीं है, क्योंकि वहां कोई पूजा की, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात। दूसरा मेरा प्रश्न इससे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि ये जो एक बार बात होती है कि भाई हम आ जाएंगे तो ये कर देंगे, हमने ये किया है। आपको अगर याद हो कैबिनेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ महिला मंत्री बनी थी तो कितने उनके परेड कराई गई थी। मैं ये बोल रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ लूज टर्म, कि वो 8-10 लोगों का फोटो सेशन हो रहा था। ये क्या था? आप उत्तर प्रदेश में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, 60 मंत्री हैं, उसमें से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं। मैं मानसी जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मैं इसी उसमें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में अगर महिलाओं का साथ नहीं दिया गया है, किसी ने इस पर चर्चा भी नहीं की है, कोई विमर्श नहीं, कोई लेख नहीं लिखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये सवाल कहा। और मैं सबसे पहले सुप्रिया जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात रखी कि 75 साल में अब हम बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो आज अगर 40% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो मैं और सुप्रिया जी एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं जब हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे हम 50% पे आ ही जाएंगे। तो कमिंग टू योर सवाल, राम से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। हम राम मंदिर क्यों बना रहे हैं?
और जिस देश में हम राम राम करते रहते हैं वो ऑलरेडी मैस्कुलाइन अप्रोच है टू थिंक। राम का अगर हम पूजा करते रहेंगे और सिया राम शब्द यूज नहीं करेंगे तो उस देश में हम ऑलरेडी महिला की तो बात कर ही नहीं रहे ना। तो राम जी को तो हम अकेले क्यों पूछती है ये देश? ये तो मेरा सवाल देशवासियों से है। राम है कौन बगैर सीता के? राम की स्टोरी में कोई स्टोरी नहीं है अगर सीता जी उनके जीवन में नहीं रहती तो हमारे देश में अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहां से ही प्रॉब्लम चालू हो गई है। वहां पे ही समाज की सोच में गड़बड़ है। समाज की सोच में रहले सारे आदमी इस देश में छोड़ सारी महिलाओं को निकाल देते हैं देश में, ऐसा होगा क्या? तो राम मंदिर नहीं है ये तो सबसे पहले देश को समझना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग नेता, इंक्लूडिंग जनता। ये सिया राम का मंदिर है। अब वहां से आगे बात बढ़ाते हैं। अगर सीताराम का मंदिर है और बात में भी हम सीताराम करें तो एक्चुअली समाज में बदलाव आएगा। और समाज में बदलाव लाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण खाली काफी नहीं है, हमको मैन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। तो अगर राम मंदिर ट्रस्ट में मेल नहीं वुमेन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो राम का मंदिर बन रहा है, वो सीताराम का मंदिर बनेगा तभी महिलाएं ट्रस्ट में आएंगी। और यूपी में कहाँ से आएंगी महिलाएं? यूपी में महिलाओं को आवाज तो दीजिए, ये जो 40% होगा तभी आवाज आएगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि उनको मंदिर ट्रस्ट में नहीं है तो राम मंदिर बनना भी नहीं चाहिए आइडियली। तो पर्सनली मेरा ऐसा ओपिनियन है, क्योंकि राम मंदिर देश का मंदिर नहीं हो सकता। देश में 50% जनता महिलाएं हैं और हमारे पास दूसरे जेंडर्स भी हैं, हम तो बात भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, उनके सीट्स के लिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं सब लोग, जनता भी और बाकी पार्टीज भी इसमें गुम हो गई हैं। राम मंदिर के पीछे सब दौड़ रहे हैं, कोई ये सवाल नहीं पूछेगा राम अकेले क्यों है वहां पे? तो हमारा जो कल्चरल बियरिंग है वहां पे ही मिस्टेक है समाज को देखने का। तो ट्रस्ट में नहीं होगा। ट्रस्ट में कैसे होंगे महिलाएं होंगी भी तो वो कहाँ से, कौन होंगी महिलाएं? वही जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। फिर भी अगर होंगी तो हम 25 साल बाद हम डिफरेंस देख पाएंगे। तो प्लीज आप लोग भी राम मंदिर मत बोला करिए इसको, ये सिया राम का मंदिर है, राम का मंदिर नहीं है। और राम मंदिर बनने में सबसे पहले गलती तो यही हो गई कि आपने साइट भी ऐसी चुना जहां पे मंदिर बनने के पहले ही गिरना शुरू हो गया। तो आप अगर आधी जनता को लेके, देश की आधी जनता को लेके आप एक स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो वो तो पिलर का ऑलरेडी कमजोर पिलर है देश का। आप आधी जनता जो कि महिलाएं हैं और दूसरे जेंडर्स हैं, हम उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे सशक्तिकरण होगा देश का? और ये बिल्कुल सुप्रिया जी ने सही कहा, जो एक संवेदनशील आना है पॉलिटिक्स में, समाज में, ये तो महिला से ही आएगी। भारत माता है, भारत पिता नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा। जो एक आदमी और राम को भी जनने वाली भी माँ ही है, वो औरत ही है। जिस दिन इस देश में या आज कहीं पे भी आदमी बच्चा जनने लग जाए तो मैं बता दूं, ये दुनिया में जो आदमी का जो तरीका है समाज को चलाने का, वो औरतों को उनकी जरूरत ही नहीं है, उनको औरतों की। तो हमारे समाज में औरतों को देखने का तरीका ही हम लोग ने बॉलीवुड जैसा औरतों को देखना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हर औरत हमको बॉलीवुड के रिफ्लेक्शन में है। अनफॉर्चुनेटली मेल का परसेप्शन बहुत ज्यादा इस तरह से है, या तो भगवान वो गॉडेस है और या तो फिर वो एकदम ही बॉलीवुड लेवल पे आ जाती है। तो समवेयर वी फॉरगेट कि इंडिया एक्चुअली हाउसेस मैक्सिमम नंबर ऑफ मोस्ट एजुकेटेड वुमेन इन द वर्ल्ड। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। तो अगर हमें केपेबल लेडीज ढूंढना है, यूपी क्यों, कहीं पे भी देश के, यूपी में तो सबसे पुअर होगा स्टैटिस्टिक्स एजुकेशन का, तो महिलाओं की कमी नहीं है, इसमें जरूरत है। बिल्कुल सुप्रिया जी ने बहुत लाइटली इस बात को रखा था शुरू में, मैं उसको दोहराना चाहूंगी कि महिलाओं का आना मतलब कुछ पुरुषों का जाना भी है, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है ना। तो यहाँ जाके गुत्थी सुलझती है। तो जैसा कि मैंने बोला, जिस दिन इस देश में आदमी बच्चा पैदा करने लगेगा, मैं बहुत एकदम क्रूड शब्द यूज कर रही हूँ, एक्चुअली इस देश का आदमी, महिलाओं के लिए कोई जगह ही नहीं होगी इस देश में, क्योंकि राम मंदिर बनना है, सब कुछ आदमी के लिए ही तो होना है। महिलाओं को भी आदमी के लिए ही डांस करना है, महिलाओं को ही आदमी के लिए खाना बनाना है, घर भी महिलाओं को चलाना है, बच्चा भी महिला को पैदा करना है। तो आदमी क्या करेगा? खाली डर्टी पॉलिटिक्स ही कर रहा है देश में बैठ के, उसके अलावा आदमी कुछ काम नहीं कर रहा है। तो इफ यू रियली वांट टू सेव दिस कंट्री, वुमेन लीडर इज द ओनली चॉइस।
और मैं तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पोजीशन के लिए भी इस बात का दावा करूंगी, महिला लीडर आएगी और अगर फेयर वोटिंग होता है तो एक्चुअली जीतेगी भी, आज की तारीख में जीतेगी। समझदार आदमी भी महिला को ही वोट देगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर जरूर रखना चाहती हूँ मानसी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए। स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखिए, जो स्ट्राइक रेट ऑफ विनिंग औरतों का होता है वो ज्यादा होता है, और यहाँ पर कहीं पर राजनीतिक ढकोसला भी है। हम महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जिन चुनावों में आपको आपको पता रहता है उसका आउटकम क्या होना है, जैसे राज्यसभा हो गया या एमएलसी इलेक्शंस हो गया, आपको पता है कि क्या होना है, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज महिलाओं को कम फील्ड करती है और ये कह के टिकट नहीं देता ये महिला ये क्या जीतेंगी। स्ट्राइक रेट महिलाओं का पुरुषों से बेटर रहता है। जिन आउटकम्स में इलेक्शन आपको पता है वहां पर तो महिलाओं को टिकट देना शुरू करिए। और क्योंकि आपने एक दुखती रग मेरी छेड़ दी मानसी जी, तो मैं 2 सेकंड में ये बात कह के खत्म करती हूँ कि जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, उनके नाम के बिना आप किस राम नाम को जप रहे हैं। जो रामायण थी वो सीता के द्वारा रचित थी, सीता के इर्द गिर्द रचित थी। न सीता होती, न अपहरण होता, न रावण जैसे दुष्ट का खात्मा होता और न्याय की और सत्य की जीत होती। तो जिस सीता के बिना भगवान राम का नाम अधूरा है, अब लोग नए एक सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं हिंदुइज्म के और हिंदुत्व के, सोटू से वो शायद ये समझते भी नहीं है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये वो एक दूसरे के पूरक थे। हम तो जब बच्चे थे और बड़े हो रहे थे तो हमेशा सुनते थे सियावर रामचंद्र की जय। अब एक बहुत एंग्री मस्कुलिन मेजॉरिटेरियन गुस्से के हनुमान भी नजर आते हैं, बड़ा गुस्से का श्री राम भी नजर आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप बदलेगा, समाज में महिला सशक्तिकरण से ये भी बदलेगा। राम खुद ही फेमिनिस्ट थे। सॉरी, मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी सुप्रिया जी को। राम खुद भी फेमिनिस्ट थे, ये भी हमको बात समझनी पड़ेगी। अगर राम आज के आदमी जैसे होते, जैसे देश में ज्यादातर इंसान आदमी हैं, तो राम नहीं जाते एक्चुअली सीता को बचाने। राम इसलिए राम जी हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उस महिला का इम्पोर्टेंस समझा। पर ये भी हमको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि राम के गवर्नेंस को हम राम राज्य जिसको मानते हैं, उसमें भी मेरा पर्सनल एक रेजिस्टेंस है। जो राम एक हमारे समाज का एक आदमी जिसको हम आदर्श पुरुष मानते हैं, जो अपनी महिला, अपनी धर्म पत्नी को ना जंगल में बचा पाए, ना राज्य में लाके बचा पाए, तो हमारे कल्चर में ऑलरेडी men had this weakness in their governance, तो men have to just accept it यार। they have to accept it that they cannot govern। come on, घर नहीं चलाते बनता देश कहाँ से चलाएंगे, रिश्ते नहीं चलाते बनता देश कहाँ से चलाएंगे, ये तो समझना पड़ेगा यार। मैं तो एकदम बहुत फ्रैंकली बात कर रही हूँ और मैं यहीं रुकूंगी। डॉक्टर मानसी, आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा। आप देश एक बात ऐसे आदमी चला रहे हैं जो अपनी पत्नी को साथ नहीं रखे। विजय कुशवाहा साहब, मैं आपसे जल्दी वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं औरतों पर जिनकी खुद की पत्नी, मुझे कहना नहीं चाहिए किसकी पर्सनल लाइफ में, जिनकी पत्नी ने सतत पत्नी धर्म निभाया और पत्नी धर्म अकेले निभाया, अकेले सहा, वो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। तो इससे बड़ा ढोंग और क्या होगा। और सॉरी, मैं और एक इररिलीजियस भी जो हुआ है, राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ, जो सेंट्रल विस्ता का भूमि पूजन हुआ, हमने ये देखा था कि जब राम जी ने अपने राज्य का इसमें जब पूजा किया था तो सीता जी का मूर्ति रखी थी। तो वो भी मतलब ये अगेन मैं सुप्रिया जी के साथ सहमत हूँ, किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहिए। तो हम तो ऑलरेडी इररिलीजियस काम कर ही रहे हैं। भूमि पूजन कैसे हो रहा है एक मैरिड मैन विदाउट वाइफ? अगर सोलो पर्सन है तो ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग ऑलरेडी काफी सारी चीजें रिलीजन के बाहर कर रहे हैं, विच इज ओके। काफी सारी चीजें इधर भी करते हैं। तो आई थिंक जितना हम फोकस महिला सशक्तिकरण पे लगाते हैं, मुझे लगता है कि मेन संवेदनकरण पे हमको बहुत सारा पैसा लगाना चाहिए। और इस लाइन से मैं खत्म करूंगी, एक्चुअली अगर आदमी ज्यादा काम करना बंद कर दे तो देश अपने आप सुधर जाएगा। कम करे काम। जी, मैं जरा विजय भाई साहब से ले लूं और मैं एक शब्द में बता दूं, डॉक्टर संदीप पांडे इसमें बैठे हैं, यही कॉम्पिटेंट थे। अगर उनकी पत्नी के साथ इन्होंने कई धरने प्रदर्शन और कहां ये पाकिस्तान यात्रा, पद यात्रा क्या कर चुके हैं। और जब ये मंदिर का वो हो रहा था, तब मैंने अपने उसमें कहा था, एपिसोड में मैंने कहा था भाई इतना पैसा है। उस समय जब विश्वामित्र जी ने कहा तो एक सोने की सीता जी, सोने की एक जसोदा बहन को ले आए होते, वहां बगल में लगा देते, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी।
क्योंकि अपना काम भी हो जाता और जो आपके रीति रिवाज आज डॉक्टर मानसी उसको उस पे चोट कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाता। मैं विजय कृष्ण साहब आपसे जल्दी से, क्योंकि इन लोगों ने बात आई है कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये अगर होते तो शायद बेहतर होता। बीजेपी में एक चीफ मिनिस्टर थी और कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर थी, आनंदीबेन पटेल। भाजपा में मोदी जी के बाद गुजरात में आप पूछ लीजिए सबसे पॉपुलर, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की क्षमता, अच्छा चलाती, उनको भी निकाल बाहर किया। कोई अध्यक्ष नहीं है बीजेपी, वो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, पूरी तरह से वो, और बात करेंगे कि हम महिला सशक्तिकरण की करते हैं। इस पे विजय कृष्ण साहब, क्योंकि अभी हम लोग महिला की बात कर रहे हैं, आपसे यही पूछना है कि ये जो 40% वाली बात है, चुनावी रूप में इसका फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, मैं सुप्रिया जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, ये जो 40% रिजर्वेशन देने की बात है, ये बहुत ही साहसिक और हिस्टोरिकल फैसला मैं कांग्रेस का मानता हूं। मुझे नहीं पता कि 40% में उनके कितने उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन 2-3 चीजें सर बहुत पॉइंट नोट करने लायक है कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय की जो लीडरशिप थी, आप कह ले सकते हैं कि पंडित नेहरू की जो लीडरशिप थी, उनका ये सपना था कि हमारे देश का जो डेवलपमेंट हो वो साइंटिफिक टेम्पर का हो, रैशनल हो। इस तरह से जब हम दुनिया के सामने एक डेवलप्ड कंट्री होने के उसमें रेस में, अभी तो डेवलपिंग ही है, तो उसमें हमको इन चीजों को लेके बढ़ना होगा। और जब तक देश की 50% आबादी अगर उस साइंटिफिक टेम्पर और रैशनल नहीं होगी तो किसी देश के विकास की कल्पना बेमानी है। और यह तभी संभव है जब हम उन महिलाओं को सशक्त करें। सशक्त करने का क्या मतलब हुआ? सशक्त करने का मतलब सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं कि उनको शिक्षा से, एजुकेशन के द्वारा उनको जितना सशक्त कर सकें वो करें। और अब महिलाएं कर भी रही हैं, ऐसा नहीं है। अब हर गार्जियन, देखिए कोई अभाव के चलते न करे अलग बात है, लेकिन अब हर लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उस कदम में हम बढ़ चुके हैं। अब दूसरा ये है कि शिक्षा के बाद अब उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। तो जैसे पंचायतों में अभी बात हो रही थी प्रधानपति की या वो चीज, देखिए ये टेम्पोररी फेज है, बहुत दिन उसकी मुहर हम अपने पास नहीं रख सकते। अगर अपने घर में भी अपनी वाइफ की मुहर रखेंगे तो एक बार, 2 बार, 3 बार के बाद वो रजिस्टर कर जाएंगे कि भाई आप ही के बाद कहने के क्यों मुहर लगाएं। कोई भी सुधार होता है तो ओवरनाइट नहीं हो जाता है, लेकिन जब एम्पावरमेंट होता है, शायद आपको एक चीज ध्यान होगा कि जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी तो इस देश में कितनी तरह की बातें हुई, ये क्या चलाएंगी, अनपढ़ लेडी या क्या। लेकिन 3-4 महीने के बाद जो उनके आप प्रेस से वार्तालाप देखें राबड़ी देवी के, तो उसमें बड़ा रेस्ट्रिक्ट चेंज था, क्योंकि वो जो पावर उनको मिली, मुझे याद है वो लेडी डायना का एक बार प्रेस वालों ने बहुत सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने कहा अरे कितना सवाल पूछिएगा, लेडी डायना का हाल मेरा करिएगा क्या। तो इस तरह की समझदारी उस पावर के साथ आती जाती है। और बिना महिलाओं के सशक्तिकरण के इस देश की विकास की या इस देश की दुनिया में अग्रणी होने में, या आप कह लीजिए विश्व गुरु होने में, इसकी कल्पना करना ही मेरी समझ से बेमानी है। जब महिलाएं रैशनल होंगी, साइंटिफिक टेम्पर की होंगी, तो किसी भी समाज की रूढ़वादिता समाप्त होगी। दादी नानी के नुस्खे अगर याद करिए बचपन के हम लोग, उसमें कहीं भी रूढ़िवादिता नहीं थी, जबकि उस समय में वो लोग, डिग्री तो नहीं थी उनकी। मैं तो अपने घर से जानता हूं कि हमारी दादी उस जमाने में चांद मैगजीन मंगाया करती थी। आनंद भाई शायद उस मैगजीन का नाम आप जानते होंगे, जो फ्रीडम मूवमेंट में थी, और उसको पढ़ के मुझे किस्से सुनाया करती थी। और मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभारी हूं राजीव गांधी जी का, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले में जो पंचायतों में इतना सशक्तिकरण किया। और ये जो 40% का साहसिक कदम उठाया है प्रियंका जी ने, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए मैं सैल्यूट करता हूं। और मैं सुप्रिया जी से कहूंगा, मैं तो सुप्रिया जी को टीवी पे जब ये आती है चैनल पे तो मैं जरूर फॉलो करता हूं। तो ये चीज ऐसी है, अभी देखिए इस पर बहस क्या हो रही है, ये नहीं हो रही कि 40% उन्होंने गलत दिया। 40% प्रियंका गांधी लाएंगी कहां से उनको मिल जाएंगे? अरे भाई आपके पेट पे क्यों दर्द हो रहा है?
ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि 40%। आप बताइए कि 40% देंगे कि नहीं देंगे, 33% देंगे कि नहीं देंगे, वो कहां से देंगी, इस पर आप क्यों बहस कर रहे हैं, कहां से देंगी। बहुत सारे ऐसे एनजीओ चल रहे हैं जो मेरी व्यक्तिगत नॉलेज में है, जिनको महिलाएं गवर्न कर रही हैं और इतना बढ़िया वो काम कर रही हैं कि जितनी भी उसकी तारीफ की जाए वो कम है। और आनंद भाई, मैं बता रहा हूं कि अगर वो लोग आती हैं इसमें, मुझे नहीं पता कि उसमें कौन कांग्रेस से टिकट पे लड़ेगा नहीं लड़ेगा, लेकिन अभाव नहीं है। ये अपोजिशन का या विरोधियों का या जो कह लीजिए, जो प्रियंका गांधी के साहसिक कदम से जिनके पेट में दर्द हो रहा होगा, चाहे बौखलाहट है, मैं मानता हूं, वो इस बात को लेके क्यों बेचैन है कि वो कहां से देंगी टिकट। अरे ये बताइए ना कि आप देंगे कि नहीं देंगे। और जो अभी बात हो रही थी सिया राम बलराम चंद की, तो आप एक चीज जान लीजिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, सरोजनी नायडू से लेके और सोनिया गांधी तक देख लीजिए, इसमें हमेशा उनको ऊंचा स्थान मिला है। और जो वो नारे लगाते हैं उनके नेता, जय श्री राम, आज तक उन्होंने सिया राम नहीं बोला है, क्योंकि कोर में जो उनके है अंतर मन में, जब वो है ही नहीं है तो निकलेगा कहां से सिया राम, वो चीज निकल ही नहीं सकता। और कांग्रेस में तो जो है, या और भी जो सेकुलर है, वो जब बोलेंगे जय सिया राम बोलेंगे। हम लोग जब बोलते हैं जय सिया राम बोलते हैं, बचपन से वही पढ़े हैं, वही सीखे हैं। और एक चीज आनंद भाई और सुप्रिया जी का मैं ध्यान इस पर जरूर चाहूंगा कि किसी भी देश में, और जो खास तौर से आज हिंदुस्तान की बात है, जिसमें मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले वाली डिबेट में कहा था कि जो अमित शाह जी आए थे यूपी में, वो बेरोजगारी पे, किसान के जो भी मुद्दे हैं, वो नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं, वो फिर उसी धार्मिक इशू पे वो पर्सन। लेकिन एक चीज मेरा व्यक्तिगत मानना है, और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, सर्वे किया है, और मैं सुप्रिया जी पे को विशेष तौर से ये बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस देश की या जिस समाज की महिलाएं शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, साइंटिफिक टेम्पर की होंगी, वहां उस समाज के नैरेटिव को आप चाहे जितना प्रयास कर लें, बहुत आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो महिलाएं घर चलाती हैं, उनको जाके आप धारा 370 बताएंगे, तो मेरा ये दावा है कि मैं तो अपने घरों में भी देखता हूँ, अगल बगल बहस में मेल जो है वो डेविएट हो जाते हैं, लेकिन जो महिला वो चुपचाप सुनती हैं घरों में, उनके अंदर एक, बोलती नहीं है लेकिन उनके अंदर एक क्रोध रहता है कि ये क्या बक रहे हैं लोग। क्योंकि वो उस चीज को जब चलाती हैं घर में ना, वो कैसे मैनेज करती हैं। जैसे नोटबंदी की बात होती है कि उनके पैसे को निकाल लिए, तो वो पैसा चोरी करके नहीं रखती थी हस्बैंड से, वो इसलिए पैसे में थोड़ा बचा के रखती थी कि जब मेरे हस्बैंड या मेरे घर का मुखिया कभी क्राइसिस में होगा तो मैं इसको निकाल कर दे दूंगी। वो महिलाएं इसलिए करती हैं, वो इतना कंसर्न है फ्यूचर के प्रति। बहुत हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का, मैं आपको बता दूं, अगर इस पर अलग से कोई रिसर्च करे तो मैं मानता हूं कि दुनिया के अंदर इतना रैशनल माइंड, चाहे उनके पास डिग्री भले न हो, लेकिन इतनी रैशनल माइंड की महिलाएं कहीं भी दुनिया में नहीं है। बस जरूरत हमको वही है जो आज प्रियंका गांधी ने वादा किया है करने का। अगर उनको एम्पावरमेंट कर दीजिए, स्ट्रेंथन कर दीजिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई महिला किसी चेयर पे बैठती है जहां से उसको मतलब पावर है, जहां से सोसाइटी को चलाना है, तो वो बचपन से लेके, एक महिला, मैं तो मानता हूं कि वो 3 घरों को बनाती है, मायके को भी बनाती है, ससुराल को भी बनाती है, और अपने जिस बेटे को वो जन्म देती है उसमें जिस संस्कारों को डालती है तो उसका भी घर बसाती है। वो इतना कंसर्न होती है हर चीजों से कि जब उसे पावर मिलेगी तो उसे वो सारा अनुभव प्रैक्टिकल है, उसे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको वो पूरा प्रैक्टिकल अपने जीवन में भुगत चुकी है कि कैसे एक बेटी के रूप में उसको झेलना पड़ा है और वो कैसे अपने माँ बाप की मदद करती है, एक बहू के रूप में कैसे करती है और एक पत्नी के रूप में कैसे करती है। और एक आखिरी बात, अभी सुप्रिया जी ने जो कहा, किसी ने पूछा कि स्कूटी और लैपटॉप की बात, तो सुप्रिया जी ने कहा कि नहीं ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सुप्रिया जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा असहमत हूं, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है।
उसका रीजन बता दूं, जरा मनोविज्ञान समझिए कि जब गांव की, दलित की, बैकवर्ड की, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, जब वो लड़की स्कूटी से जब चलेगी ना अपने स्कूल के लिए, उसके अंदर का जो आत्मविश्वास जगेगा, जब उसके इस बात में स्मार्टफोन होगा, मैं मानता हूं कि ये, देखिए विरोधी इसको बहुत तरह से करेंगे, उसको घूस के रूप में भी लोग कह सकते हैं, लेकिन किसी महिला को स्कूटी देना, और वो गांव की महिला जब स्कूटी से निकल के अपने कस्बे की स्कूल में जाएगी सुबह के टाइम, उसका आत्मविश्वास आप सोच नहीं सकती हैं, ये एक ऊंची छलांग लेगा। और उसके अंदर का वो आत्मविश्वास जो है, यही उसको रैशनल बनाएगा, यही उसको साइंटिफिक टेम्पर के तरफ ले जाएगा। और जिस दिन ये 50% आबादी उसमें हुई, इस देश को कोई, फिर उस दिन ये देश विश्व गुरु बन सकता है। ये चोचले नारेबाजी से और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सुखोई को टच करके उड़ा देने से अगर कोई विकास की बात करता है, तो मैं मानता हूं कि उसका ज्ञान बड़ा सतही ज्ञान है, क्योंकि विकास पूरा कंप्रेहेंसिव वर्ड है। बिना 50% आबादी को इस तरह से स्ट्रेंथन किए हुए कोई सोचे कि देश का विकास हो जाएगा, ये उसकी कोरी कल्पना है, जो ये मेरी समझ आना। मैं इतने आपके बड़े विचारों के बाद फिर से जरा वोट पे वापस लौट जा रहा हूँ। सुप्रिया से मैं इससे ये पूछ रहा हूँ कि ये बताइए, महिलाओं का एक वोट फैक्टर भी है, और बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि जो नीतीश जीते, मोदी जी जीते, ममता बनर्जी जीती, उसमें एक बड़ा योगदान महिला वोटर का था। उनको लगा कि ये लोग अच्छा गवर्नेंस देंगे, मुख्य रूप से गवर्नेंस की बात थी। उनको मोदी जी पे विश्वास था, उनको नीतीश जी पे विश्वास था, उनको ममता बनर्जी जी पे विश्वास था, और उन्होंने शायद बढ़ चढ़ के ज्यादा वोट दिया एज कंपेयर टू मेल। एक वर्ग ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये तो कास्ट लाइन पे ही वोट देंगे यूपी में। आपको क्या लगता है, यूपी में कास्ट लाइन पे वोट जाएगा, कि अगर एक बार विश्वास जम जाता है कि ये हमारी ज्यादा सुध-बुध लेंगी, तो वो वोट चेंज भी हो सकता है? मतलब घर का पुरुष कहीं और दे, महिला कहीं और देगी, या क्या ये स्थिति बन सकती है? मुझे ऐसा लगता है ये ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है महिलाएं बहुत इंडिपेंडेंटली वोट करती हैं। महिलाएं शायद वो एक पाउच और 500 के लिए वोट नहीं करती हैं। उनको जहां पर लगता है, अगर उन्होंने मोदी जी को भी वोट दिया तो इस आस्था, इस विश्वास से दिया कि वो हमारा कुछ भला करेंगे। अब उन्होंने किया नहीं किया, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। योगी जी ने क्या किया उत्तर प्रदेश में, ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि महिला शुरू से इंडिपेंडेंट वोट करती हैं, और अगर महिलाओं को यह विश्वास हो जाए कि हमारी बात सुनने वाला, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला, हमारी पोजीशंस पर बात करने वाला कोई विशेष तौर पर है, तो महिला उसको जरूर वोट देगी। मुझे ऐसा लगता है, और मैं बार बार ये कहती हूं कि ये बहुत साहसी कदम है। ये कास्ट और रीजन और रिलीजन से देख के नहीं जुड़ना चाहिए। आपने एक सवाल मुझसे पूछा था, कि किसी ने, आपके व्यूअर पूछा था कि ये सारी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती है। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, यहां पर वो नीति निर्धारण कर सकती है। मैं आशा करती हूं कि कांग्रेस के बाकी स्टेट्स, कांग्रेस की और इकाइयां इसका जरूर प्रेरित होकर ऐसा कुछ अपने यहां भी करें। ये मैं बार बार कहती हूं। आज मैं मध्य प्रदेश में थी, कल मैं महाराष्ट्र में थी, मैंने लोगों से बात कही, और मैं आपको सच बताऊं, जहां हम जा रहे हैं और जब हम लोग हमसे बात करते हैं, ज्यादातर पुरुष कहते हैं आप लोगों ने बड़ा अच्छा साहसिक कदम उठाया, इसका वक्त आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है महिलाएं इंडिपेंडेंटली वोट करती हैं। अगर महिला को ये विश्वास हो जाएगा कि कोई है हमारी सुध-बुध लेने वाला, कोई है हमारी बात करने वाला, सिर्फ एक वोट बैंक हम नहीं है। हम बदलने में शायद वक्त लगेगा। मैं नहीं कह रही हूं कि 2022 में सारी महिलाएं हमें वोट दे देंगी, लेकिन बदलाव यहां से शुरू हो जाएगा, ये मैं डंके की चोट पर जरूर कह सकती हूँ। और विजय साहब, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन और स्कूटी बड़ा कदम है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। ये आत्मविश्वास की ओर, ये स्वावलंबन की ओर, ये अपनी एक अस्मिता, अपनी एक पहचान की ओर बड़ा कदम है। मैंने ये कहा था कि बहुत लोग जो बाहर रहते हैं उनको शायद ये सुनने में छोटा लगे, लेकिन आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए ये एक बड़ा कदम होगा। जी, मैं डॉक्टर मानसी आपसे भी जरा एक जल्दी से, एक तो मैं आपको एक, आपने जैसे कहा ना प्रधानपति और ये एक समस्या है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक चीज बता दूं, जो स्टैंप ड्यूटी होती है, कोई अगर आप प्रॉपर्टी लिखाएं तो 2% की उसमें कुछ छूट है महिला। और आप अगर रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, आज से 20 साल, जब ये नई थी ड्यूटी, तो मुझे महिला नहीं दिखती थी। आज आप किसी रजिस्ट्री ऑफिस में चली जाइए, आपको एक अच्छी संख्या महिला की सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि वो रजिस्ट्री,
अब एक अच्छी बात है कम से कम कोई प्रॉपर्टी तो उनके नाम पे सीधे हो रही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, देर सवेर वो थोड़ा ठीक है, पुरुष प्रधान है, वो प्रधानपति रहेगा। मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान जरा और समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर मानसी, क्योंकि आप सामाजिक उसमें काम करते हैं। भाई आपका ना इत्तेफाकी किसी से भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मैं किसी, लेकिन खास करके अपने से बड़े से, अपनी महिला के लिए जिस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं नाम से कह रहा हूं, वो शर्म की बात है। अगर इस देश की सोनिया गांधी जो एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या कहा, वो शशि थरूर की पत्नी के बारे में क्या कहते हैं, वो ममता बनर्जी के यहाँ जाके बंगाल में अगर आ रहे हैं तो उसका एक बड़ा प्रतिशत ये रहा है कि बंगाल के लोग बहुत, उन्होंने ये सुनने को नहीं तैयार थे कि दीदी वो दीदी करके आप इस तरह की भाषा में बात करें वहां से। ममता बनर्जी के प्रति लोगों का गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन वो एक मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट। आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि ये क्या प्रधानमंत्री, इस पे आप लोग नहीं बोलते हैं, आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि ये आप किसी को वोट दीजिए, आपको आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है, सपा अच्छी लगती है, बसपा अच्छी लगती है, ओवैसी अच्छी लगता है कि, लेकिन अगर कोई महिला का बेसिक अगर इज्जत नहीं करना जानता है, उस पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, तो आप कैसे उस पार्टी के साथ वो होंगे। मैं आपसे जरा इस पे रिएक्शन लेना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, तो ये तो काम घर से ही शुरू होता है। हमारे यहाँ तो घरों में भी आदमी ऐसे ही बात करते हैं ज़्यादातर जगह औरतों से, तो वो तो सिर्फ आजाद, और उनका तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ये ऐसी बातें करने का। तो अनफॉर्चुनेटली सी पॉलिटिशियंस आर रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सो वी कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन। बट आपने जो बात कही कि एक पोजीशन होल्डर अगर ऐसी बातें करता है पब्लिक गैदरिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में, तो डेफिनेटली इट इज़ कंडेमेबल। हमने भी काफ़ी बार ये बात कही रखी है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। पर आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में पॉलिटिकल डिस्कोर्स का लैंग्वेज भी तो कितना गंदा गिरा है। अगर हम पुराने भी हम पॉलिटिकल लीडर्स की बातें देखें, अपोजिशन पार्टीज हो कोई भी, तो एक डिग्निफाइड कॉन्वर्सेशन हुआ करता था। आज की तारीख में डिग्निटी तो है ही नहीं पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में, और मतलब वो अनफॉर्चुनेटली घरों तक आ गया है। घरों में जैसे सुप्रिया जी ने बोला, हम लोग इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, तो हम वोटिंग भी इंडिपेंडेंट करते हैं, बट उसका जो रिफ्लेक्शन है, अगर डिविएशन इन द थॉट प्रोसेस है या डिविएशन इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो भी बहुत इफेक्ट करती है। तो मैं विजय जी का एक पॉइंट से वहाँ से आगे लेना चाहूँगी, एक्चुअली उस पॉइंट से आपके सवाल का जवाब देने के लिए। जैसे विजय जी ने बोला कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में। एक्चुअली दुनिया भर के रिसर्च भी यही दिखाते हैं, ऑल द डेवलप्ड नेशंस are those where women have more rights and they are more in decision making position, either it is Scandinavian countries, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या हम अपने इंडिया के भी स्टेट्स में देखें। जयललिता जी का मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी यहाँ पे तमिलनाडु के हिसाब से, और उन्होंने काफ़ी सारा अपना योगदान दिया है तमिलनाडु के डेवलपमेंट में। तो जब महिलाओं को ये मौका मिला है तो उन्होंने इसका डेफिनेटली यूटिलाइज तो किया है। अब महिला इतना गिर नहीं सकती जिस कदर आज का पॉलिटिकल डिस्कोर्स गिरा है। एंड मैं इस बात पे यहाँ पे ये भी रखना चाहूँगी कि एक्चुअली कांग्रेस के बाकी सब बातें करने वाले भी शायद इतना गिर नहीं सकते, और ये उनकी एक कमजोरी हो जा रही है इसको फाइट करने के लिए। एंड इट्स अ गुड कमजोरी, आई वुड लाइक टू से, क्योंकि यहाँ पे आती है बात एजुकेशन की, एक डिग्निटी की। एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक डिग्निटी होना चाहिए। आप अपोनेंट लीडर्स हैं, कोई बात नहीं, आपके विचार मिलते नहीं हैं, कोई बात नहीं, पर चर्चा पे तो एक शब्दों का इस्तेमाल तो सही होना चाहिए। पर अगर हमारे मिनिस्टर्स ही जाके पब्लिक डिस्कोर्स में बातें ठीक से नहीं करेंगे, और महिलाओं के प्रति दीदी और दीदी ने ही शायद इनको हराया है कोलकाता में। मैं खुद बंगाली हूँ, मैं खुद मतलब बंगाली men cannot bear to say these kind of words even to in their houses, बट आप एमपी के मैन को देखिए, यूपी के मैन को देखिए, राजस्थान के, मैं घर की बात कर रही हूँ, ये तो कॉमन डिस्कोर्स है। अब वो तो जाके पब्लिक डिस्कोर्स में अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख दिया। पर बंगाल में ये बहुत रेयर हुआ कि एक आदमी इतनी
बुरी तरह से किसी औरत के लिए बात करेगा। इट इज अ रेयर थिंग, आई विल नॉट से बिल्कुल नहीं होता है। और बंगाल इसलिए भी आगे ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि महिलाएं वहाँ ज्यादा सशक्त हैं, ये भी मैं बहुत प्राउडली कहना चाहूंगी। तो ये हमको, केरला भी इसलिए ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि महिलाएं ज्यादा, तमिलनाडु भी इसलिए ज्यादा डेवलप्ड है क्योंकि महिलाएं ज्यादा सशक्त हैं। तो अगर ये यूपी में कदम उठाया जा रहा है, तो अगर मैं 100वें इंडिपेंडेंस डे में देखूंगी 50% तो होपफुली यूपी ऑल्सो विल बी अ बेटर स्टेट दैन, वुमेन विल बी सेफर। आई थिंक हमको सेफर और स्ट्रॉन्गर साथ में जाना पड़ेगा वो यूपी जैसी जगह में। तो शब्दों का तो देखिए हम बदलाव नहीं कर सकते, आदमी मुंह से क्या बोलेगा, पर इसका बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि पढ़े लिखे। प्लीज, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि जिसको डिग्री को लेके ही सवाल उठता है, तो पढ़े लिखे नेता तो होना चाहिए ना देश में। और हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। महिला, जैसे बिल्कुल सही बोला विजय जी ने कि एक्चुअली जितनी एनजीओ लीडर्स हैं, अगर दे कैन बी कन्विंस, दे आर द बेस्ट लीडर्स बिकॉज दे नो ग्रास रूट एक्टिविटीज वेरी वेल। पर आप देखिए जैसे बहुत सारी महिला लीडर्स जो बनना चाहेंगी नेता भी, पर हमारे देश में अब प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द मीडिया, हम आज की तारीख में सीएम चुनते हैं और प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, जो कि एक आम सिटीजन के स्कोप ऑफ वर्क में है ही नहीं। हमको अपना लोकल नेता चुनना है, पर हमने इलेक्शन को इतना बड़ा तमाशा बना दिया कि हर इंसान सोच रहा है कि मैं इस बटन को दबा के प्राइम मिनिस्टर चुन रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का नाम तो पहले आना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो अपना रोल भी पूरा नहीं ठीक से कर रही है। एवरी सिटीजन हैज टू चूज देयर इंडिविजुअल लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेता, पर हम तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुनने जा रहे हैं। कहाँ है ये प्रोविजन? तो है ही नहीं हमारे पास देश में। तो ये सारी चीजें महिलाएं समझती हैं, हर महिला घर में इतना ऑब्जर्व करती है। विजय जी ने बिल्कुल सही बोला, पर आदमियों के कान साफ करना बहुत जरूरी है देश में। महिला बोल सकती है, आदमियों के कान है सुनने के लिए। आपने तो बुलाया और पिछले बार भी हमने देखा था, और आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैं इसलिए धन्यवाद कहती हूँ। पर 90% पैनल्स में जब डिस्कशन होता है, महिला होती नहीं है। हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं इसमें ये इंडिया वर्ल्ड वुमेन डे मनाने के लिए। मैं सिर्फ वाटर सेक्टर के जितने इवेंट्स हो रहे हैं देश में, मैं सबके फ्लायर्स इकट्ठे कर रही हूँ, और नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन गिन रही हूँ। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है, इसीलिए महिलाओं को हम जगह देने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पुरुष को कोई ना कोई जगह तो छोड़ना पड़ेगा। इट्स अ लिमिटेड सीट लाइक लिमिटेड रिसोर्स। महिलाएं हैं, बतानी पड़ेगी। कंप्लीट करिए। जी, मैं बोली महिलाएं हैं और आपको जगह बनानी पड़ेगी। और अगर हम जहाँ जहाँ इलेक्शंस में हम देखते हैं, एक्चुअली महिला वोटर्स भी ज्यादा है परसेंटेज वाइज, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा कि वो वोट बैंक नहीं भी माने तो भी महिला जाके वोट देने को राजी है, वो समझती है उसका एक रोल है इसमें। और वो महिला बहुत ज्यादा जल्दी से बिकाऊ नहीं है, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि 500 रुपए के और एक बॉटल से महिला जल्दी से बिकती नहीं है, कई जगह होता होगा। और एक दूसरी बात है जो वोटर में हमको ये समझना पड़ेगा बात, महिला वोटर जो है वो क्योंकि हर चीज देख रही है, उसके लिए एक मौका होता है अपनी बात रखने का थ्रू द वोट, कि मैं इनको बेसिकली सपोर्ट करती हूँ। मैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट आपको बताना चाहती हूँ, मेरे खुद के घर का है, मैं पर्सन का नाम तो नहीं ले सकती, पर सालों से मैं उनको जानती थी कि वो बीजेपी की फेवर में थी और महिला थी। और उनका जो इलेक्शन था, उनके स्टेट का इलेक्शन जस्ट उनके डेथ के 3-4 दिन पहले था, उनने अपना लास्ट वोट कांग्रेस को दिया था। हालांकि वहां से कांग्रेस ने सीट हारी थी, पर मैं जस्ट एक रियलाइजेशन की बात कर रही हूँ। उन महिला ने एक्चुअली पिछले 10 साल में जो चेंज देखा, उनने अपने जीवन भर वोट एक पार्टी को दिया था, लास्ट वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया, और उन्होंने जीवन भर हिंदू के कारण दूसरे पार्टी को दिया था। लास्ट वोट उन्होंने लिबरल सोसाइटी के लिए दिया। मेरी उनसे बहुत डिटेल में बात हुई थी, 3 दिन बाद उनकी डेथ हुई थी। थैंक यू डॉक्टर मानसी। मैं सुप्रिया, आपके पास कंक्लूडिंग स्टेटमेंट से पहले मैं एक बार डॉक्टर संदीप पांडे से लास्ट स्टेटमेंट ले लूं। डॉक्टर संदीप पांडे, अगर आप बात सुन रहे हो तो अपना ऑन कर लीजिए कैमरा, क्योंकि वो अब तक कुछ काम और करने लगते हैं शायद। डॉक्टर संदीप पांडे नहीं है, निकल गए हैं। विजय कृष्ण साहब, आप अपना लास्ट स्टेटमेंट करके सुप्रिया फिर कंक्लूड कर लेंगे। आपसे एक बहुत संक्षेप में मुझे ये बताइए, क्या चुनाव राजनीति
यही सबसे प्रभावी कदम है महिला को एम्पावर्ड करने का? बहुत अच्छा सवाल किया आनंद भाई आपने, और आपके सवाल पूछने के पहले यही बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी। देखिए, नेशन की लाइफ में 5 साल का चुनाव कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, और नेशन के लोगों का मतलब उसके अंदर रहने वाले सारे लोगों के डेवलपमेंट के लिए खाली अगर हम चुनाव से जोड़ के देखेंगे तो शायद हम कुछ सतही काम कर पाएंगे। लेकिन जो मैंने कहा ना कि ये बहुत साहसिक कदम है 40% देने का, और मैंने उसके साथ ये भी कहा कि कोई जरूरी नहीं कि वो 40% महिलाएं चुनाव जीती जाए, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा तो आप देखिएगा कि 2022 के बाद मतलब 27 आते आते बड़ा रैशनल चेंज होगा। आखिर आज सुप्रिया जी को पूरे देश के लोग चैनल पे सुनते हैं ना, इन्होंने अपनी जगह बनाई कि नहीं बनाई? मुझे लगता है कि जिन आंकड़ों के साथ आती है, मैं तो बहुत फॉलो करता हूं इनको, तो बड़े बड़े लोगों को पसीना छूट जाता है। तो ये चीजें जब आप शुरू करिएगा ना तो उसका रिपार्केशन होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना कि जब बूढ़ी दादी नानी के किस्से पूरे घर को एक सही डायरेक्शन में ले जाते थे, तो अब जो पढ़ाई लिखाई टेक्नोलॉजी से अब जितना अवेयर है, सूचनाओं से जितना अवेयर है, तो महिला जितनी ही शिक्षित होगी और एम्पावरमेंट होगी उतना ही डेवलपमेंट होगा। और मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि जो धर्मांधता फैला के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, अगर इस देश की 50% आबादी शिक्षित हुई तो मैं समझता हूं कि यह धर्मांधता से जो लोगों को गुमराह करने की बात है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और जिस भी देश में, अभी डॉक्टर मानसी ने कई देशों का उदाहरण दिया, आखिर जहां महिलाएं इतनी एजुकेटेड हैं तो वहां ये सब चीजें नहीं चल पाती हैं, और यहाँ जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाएगी तो ये लोग अपने आप फिजिल आउट होते चले जाएंगे, क्योंकि इनके तो सोच में वो चीज है ही नहीं है। नाम लेने की क्या जरूरत है, सब लोग समझ रहे हैं इस चीज। जी, मैं डॉक्टर संदीप आपके साथ जल्दी से आप एक क्लोजिंग स्टेटमेंट खत्म करना है कार्यक्रम। जो मैंने विजय जी से प्रश्न पूछा वही आपसे, क्या चुनाव और राजनीति सबसे प्रभावी कदम है महिला को एम्पावर्ड करने का? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। महिला के, देखिए हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, है ना, और मतलब मुस्लिम देश है। आमतौर पे ये धारणा है कि मुस्लिम औरतें ज्यादा पिछड़ी हैं, ज्यादा घरों से कम निकलती हैं और तमाम उनके ऊपर पाबंदियां हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत में पुरुष साक्षरता दर बांग्लादेश से ज्यादा है, लेकिन बांग्लादेश की महिला साक्षरता दर भारत की महिला साक्षरता दर से ज्यादा है। और भारत में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 29 है। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, 2001 के आसपास के, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया होगा, लेकिन ज्यादा पुराने, लेकिन अंतर जो है, अंतर नहीं बदला होगा, ये मेरा मानना है। सॉरी, 2011 के आसपास के। और बांग्लादेश में जो है 56% कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत था। और यही वजह है कि देखिए बांग्लादेश को कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लागू करनी पड़ती है। वहां पे जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने आप 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट है, यानी कि जिसपे आबादी ज्यों की त्यों बनी रहती है, वो उस पर पहुंच गया है। जबकि भारत का जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी 2.4 2.6 के आसपास है और हमारी आबादी बढ़ रही है। तो ये बांग्लादेश ने करके दिखाया है कि अगर आप महिला को ज्यादा पढ़ने लिखने के मौके देंगे और उसको काम के अवसर ज्यादा मिलेंगे तो आपके समाज की कुल मिला के बेहतरी होगी। क्योंकि आप अगर वहां पे स्वास्थ्य के मानक देख लें, आप शौचालय की उपलब्धता के मानक देख लें, तो इन सब चीजों में बांग्लादेश भारत से कहीं आगे है। जबकि शायद राजनीति में वहां बांग्लादेश में सिवाय शेख हसीना और खालिदा जिया जैसी महिलाओं के, जो कि एक राजनीतिक परिवार से आती हैं दोनों महिलाएं, शायद महिलाओं को वहां उतने मौके नहीं मिले होंगे जैसे अपने देश में, जिसमें राजनीतिक परिवारों के अलावा मायावती और ममता बनर्जी और इस तरह की महिलाएं भी निकल के आगे आई हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद करती हैं। अगर एक होगा तो दूसरे की मदद मिलेगी। थैंक यू डॉक्टर संदीप। मैं सुप्रिया जी लास्ट वर्ड आपसे इसलिए लेना चाह रहा था,
ये इस चुनाव से रिलेटेड नहीं है, वो एक अभी कुछ हमारे और मतलब आसपास हुआ। ये जो त्रिपुरा में एक 20 साल की लड़की मैं को वही और एक बोलना चाह 24 रही साल की लड़की को आप बुला के अरेस्ट करते हैं, वो एक जर्नलिस्ट हैं, तो क्या इससे महिलाओं का और लड़कियों की हिम्मत टूटेगी? ये हिम्मत तोड़ने के का काम है बेसिकली। ये है कि इनको डराया जाए, इनकी हिम्मत तोड़ी जाए। आपको क्या लगता है वो दोनों लड़कियां उभर के निकलेंगी, तब के निकलेंगी? मुझे ऐसा लगता है, और मैं कि औरत होने के नाते कह सकती हूं, एक नेचर होता है औरतों का, आप जितना दबाइएगा उतनी तेजी से वो उभरेंगी। और अगर आप इस सरकार को स्पेसिफिकली देखिए, और अब मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल बात कर रही हूं, लेकिन कांग्रेस के होने के नाते नहीं, एक महिला होने के नाते, इस सरकार ने लगातार डराने और धमकाने की कोशिश महिलाओं को ही करी है। चाहे वो यूएपीए के दौरान हो, जो शाहीन बाग की दादी थी उनको विलेन बनाने की कोशिश हो, चाहे वो लखनऊ का घंटाघर हो, चाहे वो जो प्रेग्नेंट लड़की थी जो कि यहाँ पर गिरफ्तार हुई, कहीं ना कहीं, चाहे वो दिशा रवि हो, चाहे वो ग्रेटा थर्नबर्ग हो, मतलब वो यंग लड़की दुनिया में एक जबरदस्त बदलाव की लड़ाई कर रही है, और हमारे यहाँ ये मंदबुद्धि भक्त और इनके आराध्य मिलकर उसको टेररिस्ट और क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद चाहे वो दोनों लड़कियां हो जो त्रिपुरा में एक्चुअल जर्नलिस्ट का काम करके लोगों के सामने तथ्य पहुंचा रही थी। ये तरीका होता है मैसेज देने का, सिर्फ उन लड़कियों को ही नहीं, उनके परिवारों को, उनके माता पिता को, कि इन लोगों को थोड़ा दबा कर रखिए, नहीं तो इनके खिलाफ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आम जन, आम व्यक्ति पुलिस से, थाना कचहरी से घबराता है, डरता है और थोड़ा सा परहेज करता है। और लड़कियों की सुरक्षा का भी मामला है, तो ज्यादातर शायद अभिभावक को लगेगा कि यार इससे दूर ही रहो, पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव इश्यूज पे बात मत करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आदमियों के बशर्ते औरतों में, क्योंकि सहनशीलता ज्यादा होती है, तो लड़ने का मादा भी ज्यादा होता है। जब हाथरस की लड़की का केस मैंने सुना, या मैंने उन्नाव की लड़की का केस सुना, या शाहजहांपुर की लड़की का केस सुना, जब उसके खिलाफ अन्याय हुआ और कई जगहों पर अन्याय चिरपरिचित लोगों ने किया, तो उन्होंने बोला अब मैं तुमसे लड़ूंगी। वो लड़की अकेले, जहां पे उसको जलाया गया था, वो अकेले रोज कचहरी जाती थी, अपने पिता के बगैर लड़ने की कोशिश करती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़कियां दबने वाली नहीं है। दुख ये होता है कि द लार्जेस्ट सेलिंग डेली ऑफ इंडिया, जब टाइम्स ऑफ इंडिया अगले दिन खबर छापता है, तो ये नहीं कहता है वो दो जर्नलिस्ट थी, वो कहता है टू गर्ल्स क्लेमिंग टू बी जर्नलिस्ट। द रियलिटी इज दे वर डूइंग मोर जर्नलिज्म, they were more keen, they were more honest to their profession than all of you put together at the Times of India right now. So I would only say कि ये जो तरीका है, एक बुल इन अ चाइना शॉप का तरीका होता है। हर जगह वो मंदबुद्धि लग जाती है, इनको डरा दो, उनको धमका दो, उनके खिलाफ केस कर दो। जिस व्यक्ति के अंदर लड़ने का जज्बा होता है ना, वो डरता नहीं है आपसे। और मुझे लगता है औरतों को डराना और भी मुश्किल है। They may be physically a little more fragile than men, but mentally they are so much tougher. एंड आई थिंक एक औरत की जो शिद्दत होती है लड़ाई की, वो चाहे उसके बच्चे पैदा करने की क्षमता हो, चाहे उसकी सहनशीलता, वो एक घर से दूसरा घर, पूरा अपना परिवेश छोड़ के, जहां पर वो 25-26 साल रही, उससे टोटली डिटैच होकर वो एक नए घर आती है, सबको अपनाती है। ये एक औरत का ही गुण है, ये आदमी कर ही नहीं सकता। तो एक औरत को डराना और धमकाने में ये व्यर्थ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये मैसेजिंग की बात है, ये डराने का संदेश देने की बात है, पर व्यर्थ है, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल व्यर्थ है। मैं छोटी बात दो और जोड़ दूं। राम रहीम का जो केस है, 20 साल उन दो लड़कियों ने लड़ा, अमरमणि को सजा दिलाने का काम उसकी बहन ने किया। बिल्कुल। तो जो लंबी लड़ाई है वो शायद महिला ही लड़ सकती हैं। मैं इस कार्यक्रम को यहाँ अब समाप्त कर रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से आप लोग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच विजय जी। आनंद भाई, एक बात और मैं कहूंगा। हाँ, बिल्कुल 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 जी, जो सुप्रिया जी ने कहा उस बात को आगे बढ़ाते हुए, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, और ये कोशिश करेंगे। और ये कुछ हमारी समाज की भी विडंबना है कि सारी शालीनता, सारा संस्कार, सारा चरित्र हम महिलाओं से ही अपेक्षित रखते हैं। ये कुछ पहले से कुछ ऐसी मानसिकता चली आई है, लेकिन वो धीरे धीरे अब बदल रही है। और लेकिन उसमें ये बाधा इस तरह की सोच के लोग हैं, इधर सुप्रिया जी का इशारा है, मेरा भी उन्हीं को कहना है कि उन लोगों का यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये 50% आबादी रैशनल और साइंटिफिक टेम्पर, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, जिसकी परिकल्पना पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद की थी इस पूरे देश के लिए,
जिस दिन वो हो गया उस दिन फिर इनकी ये जो धर्मांधता पे लड़ाई लड़के चुनाव जीतना जाते हैं ना, फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानसी आपका, विजय जी आपका, थैंक यू आनंद भाई। धन्यवाद बहुत बहुत। इसी के साथ आज का टॉकथॉन को भी हम आज यहीं विराम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।